हेलो क्लास 10। मैं निशा मिश्रा टीजीटी आर्ट्स आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ भूगोल का पहला चैप्टर जिसका नाम है संसाधन और विकास। इस लेसन को मैंने 3 भागों में बांटा हुआ है और आज के इस वीडियो में हम पहले भाग में पढ़ेंगे संसाधन और संसाधनों के प्रकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर संसाधन और विकास। संसाधन क्या होते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी का प्रयोग करते हैं, तो एलपीजी हमारे लिए क्या है? संसाधन है। ठीक वैसे ही उद्योगों में कोयले का प्रयोग किया जाता है धातुओं को पिघलाने में या और भी कई सारे काम प्रक्रियाओं को पूरा करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कोयला क्या है? एक संसाधन है। यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है, इस पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो है वो संसाधन नहीं कहलाती है। हम संसाधन किसे कहेंगे? जिसका प्रयोग हम टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं उसे ही हम संसाधन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी में कच्चे तेल का भंडार है, उसे हम प्रौद्योगिकी के द्वारा बाहर निकालते हैं, उसे रिफाइन करते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं, फिर तब जाके उससे तरह तरह के उत्पाद बनते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया और भी कई सारे उत्पाद बनते हैं। तब जाके ये जो कच्चा तेल है ये हमारे लिए संसाधन कहलाता है। अब मान लीजिए पृथ्वी में कच्चे तेल का भंडारण मिल जाता है, पता लग जाता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कच्चे तेल का भंडार है, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाला जाता है, उसे एज इट इज रहने दिया जाता है। तो क्या ये कच्चा तेल हमारे लिए संसाधन कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये संसाधन नहीं कहलाएगा। जब इस तेल को तकनीक के द्वारा बाहर निकालकर इसका शुद्धिकरण करके उसको तरह तरह के उत्पादों में बदला जाता है, तब जाके वो उत्पाद हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और तब जाके हम इसे संसाधन का नाम देंगे, तब जाके हम इसे संसाधन मानेंगे। तो ये था संसाधन। अब हम जानेंगे संसाधनों के प्रकार के बारे में। तो संसाधन जो है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। नंबर 2, समाप्यता के आधार पर। नंबर 3, स्वामित्व के आधार पर। और नंबर 4, विकास के आधार पर संसाधन। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के बारे में। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या होता है? इन संसाधनों की प्राप्ति हमें जीवों से होती है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो संसाधन हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य, वनस्पति, पशु इत्यादि। मनुष्य संसाधन कैसे हुआ? वो इस प्रकार से कि पर्यावरण में मौजूद जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को तकनीक के द्वारा संसाधनों में मनुष्य ही परिवर्तित करता है, जो हमारी फिर दैनिक आवश्यकताओं को या हमारे जीवन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करती है। फिर वनस्पति से हमें कई प्रकार के जड़ी बूटियां, इमारती लकड़ी, पशुओं के लिए चारा और भी कई तरह के उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए जैव संसाधन है। फिर पशु कैसे हमारे लिए संसाधन है? उदाहरण के लिए भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है और इस ऊन को मशीनी प्रक्रिया के द्वारा तरह तरह के उत्पादों में इसे बदला जाता है और जैसे कि इससे शॉल बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, कंबल बनाए जाते हैं और भी तरह तरह के उत्पाद इससे बनते हैं। तो ये भेड़ क्या है? पशु है और पशु हमारे लिए संसाधन है, और वो भी कौन सा संसाधन? जैव संसाधन। फिर है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होते हैं? इन संसाधनों की प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है, जैसे धातुएं, चट्टानें आदि। आप लोगों ने देखा होगा कि बाजार में कई प्रकार के सुनारों के पास कई प्रकार के बहुमूल्य रत्न होते हैं, जैसे कि हीरा है, मूंगा है, पुखराज है, नीलम है। तो क्या ये हमें एज इट इज इतने शुद्ध रूप में और इसी प्रॉपर शेप में हमें मिल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनकी प्राप्ति हमें चट्टानों से होती है या फिर खदानों से होती है। तो जब ये इन्हें बाहर निकाला जाता है तो
इनमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं और प्रॉपर शेप में भी ये नहीं होते हैं। तो मशीनों के द्वारा प्रॉपर तकनीक का प्रयोग करके इन्हें सही आकार में ढाला जाता है, सही वेट के हिसाब से, मतलब सही भार के अनुसार इन्हें मतलब अलग-अलग चीज़ों के लिए बनाया जाता है। जैसे आभूषण के लिए इसका प्रयोग होता है, साज-सजावट की चीज़ों के लिए इसका प्रयोग होता है। और इसी प्रकार हम दूसरा एग्ज़ाम्पल लेंगे चांदी का। चांदी भी जब खदानों से बाहर निकाला जाता है तो इसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं और प्रॉपर शेप में भी ये नहीं होता है। तो इसे बड़ी-बड़ी भट्टियों में पिघलाया जाता है, सांचों में ढाला जाता है, तब जाके इससे चांदी के बर्तन, चांदी की मूर्तियां, साज सजावट का सामान इत्यादि हमें प्राप्त होता है। तो चांदी एक धातु है। तो ये थे उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब हम जानेंगे समाप्यता के आधार पर संसाधनों के बारे में। समाप्यता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के हैं। नंबर 1 नवीकरणीय संसाधन और नंबर 2 अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा या फिर यंत्रों के द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद उन्हें फिर से प्रयोग में लाया जा सके, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन इत्यादि। जैसे कि हवा है, हवा हमें प्रकृति के का एक फ्री में मिला हुआ उपहार है। सूर्य का प्रकाश है, ये भी फ्री में मिलता है, लेकिन इसी हवा को, इसी सूर्य के प्रकाश को तकनीक के द्वारा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो ये हमारे लिए एक संसाधन बन जाता है। और ये एक ऐसा संसाधन है जिसको हम जितना प्रयोग करेंगे वो और मतलब एक बार प्रयोग करने पर हम दोबारा इसका प्रयोग फिर से कर सकते हैं। फिर है अनवीकरणीय संसाधन। इन संसाधनों को बनाने में बहुत लंबा समय लग जाता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इसके उदाहरण हैं। ये संसाधन एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। ऐसे संसाधन जो एक बार जिनका प्रयोग करने पर दोबारा हम उनको प्रयोग में नहीं ला सकते, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयला है, पेट्रोल है, ये ऐसे संसाधन हैं जिनको एक बार जब हम उपयोग में लाते हैं तो दूसरी बार फिर इनका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो ये थे समाप्यता के आधार पर दो संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब हम जानेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है व्यक्तिगत संसाधन। ये संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा दी गई भूमि होती है और जिसका वो प्रयोग फसलों के लिए करते हैं, मतलब फसल उगाने के लिए ये किसान करते हैं या और भी अपने कोई कृषि से संबंधित कोई काम धंधा उस पे चलाते हैं और बदले में ये किसान क्या करते हैं? सरकार को लगान चुकाते हैं। ठीक ऐसे शहरों में भी लोग भूमि, घर या अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। आपने शहरों में देखा होगा कि लोगों ने बड़े-बड़े मकान बनाए होते हैं, घर बनाए होते हैं, फ्लैट टाइप बनाए होते हैं, घर बनाए होते हैं और उसमें वो किराएदारों को ठहराते हैं। तो उससे उन्हें क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है ना? तो ये घर जो है वो क्या कहलाएगा उनके लिए? संसाधन कहलाएगा। तो जो संसाधन किसी व्यक्ति के निजी स्वामित्व में होते हैं, उन्हें हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उसके बाद है सामुदायिक स्वामित्व। सामुदायिक मतलब जिस पर पूरे समुदाय का स्वामित्व होता है। एक पर्टिकुलर समुदाय का स्वामित्व होता है, उन्हें सामुदायिक स्वामित्व के आधार पर संसाधन कहते हैं। ये संसाधन समुदाय के सभी लोगों को उपलब्ध होते हैं। जैसे कि शमशान भूमि है, गाँव में तालाब है या फिर अगर शहरों की बात करें तो वहाँ पे पार्क होंगे या फिर कोई पिकनिक स्पॉट है या फिर कोई और कोई ऐसा मतलब पब्लिक प्लेस होगा जो वहाँ के लोग उसको बिना किसी रोक-टोक के वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन पे एक समुदाय का विशेषाधिकार होता है जिसको वो यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों को वो यूज़ करते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे? सामुदायिक स्वामित्व
के आधार पर संसाधन कहेंगे। तीसरे नंबर पर इसमें आ जाता है राष्ट्रीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर ही तीसरे नंबर पे राष्ट्रीय संसाधन आ जाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिन पर देश की सरकार का स्वामित्व होता है। देश की सरकार को अधिकार है कि वो व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती है, जैसे कि सारे खनिज, जल संसाधन, वन, रेल आदि। तो इन पर सरकार का अधिकार होता है। अब एक आपको और छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई खेत है, कोई जमीन का टुकड़ा है और वहां पे किसी दिन खुदाई करते करते आपको कच्चे तेल की मतलब कच्चा तेल वहां से निकल आता है। तो आपको पता चलता है कि आपकी उस जमीन के नीचे कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार है। तो आप तो खुश हो जाएंगे कि अब तो हम माला माल हो गए। लेकिन जैसे ही सरकार को ये पता चलता है कि आपकी जमीन में तेल का भंडारण है या तेल निकला है, तो तुरंत कार्रवाई करके आपसे उस जमीन का अधिग्रहण सरकार कर लेगी। उस जमीन को आपसे लेकर अपने कब्जे में वो कर लेती है। क्यों? क्योंकि इस संसाधन पर सरकारी अधिकार होता, सरकार का अधिकार होता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई सड़क निर्माण करना हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई किसी बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण करना हो या कोई भी ऐसे सरकारी मतलब प्रोजेक्ट शुरू करना हो जिसका बहुत से लोगों को फायदा हो सके, तो ऐसे कार्य की शुरुआत के लिए निजी जो संपत्ति होती है, निजी जो जमीन होती है लोगों की अपने स्वामित्व में होती है, उस संपत्ति का अधिग्रहण वो सरकार कर सकती है। इसके लिए उन लोगों को प्रॉपर मुआवजा वगैरह दिया जाता है। ऐसा नहीं कि फ्री में उनसे ले लेती है, लेकिन उनको प्रॉपर मुआवजा दिया जाता है। फिर नंबर 4 पे आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनका कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर का उन पर नियंत्रण होता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन संसाधनों का नियंत्रण करती है। समुद्र तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का कोई अधिकार नहीं होता है। मान लीजिए इंडिया के जो समुद्र तट का जो समुद्र तट है, वहां से 200 मील की दूरी से महासागर में कोई किसी तेल का भंडारण मिलता है बहुत बड़ा, तो उस पे इंडिया जो है, भारत जो है वो अपना कब्जा नहीं कर सकता, उसका प्रयोग नहीं कर सकता। उस पे किसका नियंत्रण होगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उस पे नियंत्रण होगा। वही उसको उपयोग में ला सकती है या उसकी अनुमति के बगैर कोई भी देश जो है उसका उपयोग नहीं कर सकता। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम जानेंगे विकास स्तर के आधार पर संसाधनों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन क्या होते हैं? ये वे संसाधन हैं जो किसी देश में विद्यमान होते हैं, वहां पे मौजूद होते हैं, परंतु इनका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, लेकिन इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। अभी ये जैसे कि गुजरात है या राजस्थान है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, हवाएं बहुत ज्यादा तेज चलती हैं, इसलिए यहाँ पे सौर ऊर्जा की और पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं, इन दोनों संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन सही ढंग से सही तकनीक का प्रयोग अभी यहाँ पे नहीं किया गया है। तो इसलिए हम इन संसाधनों को संभावी संसाधनों की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है विकसित संसाधन। नाम से ही पता चल रहा है, जो विकसित हो चुके हैं। ये संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। मतलब ऐसे संसाधन जो फाइंड आउट कर लिए गए हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में इस चीज का भंडारण है या बहुत बड़ी मात्रा में इसकी उपस्थिति है, तो अब उनकी मात्रा निर्धारित की गई है कि इतनी मात्रा में ही उसका दोहन किया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अधिक दोहन करेंगे, बहुत अधिक वहां से मतलब उसको खुदाई करेंगे किसी खदान की, तो वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए एक प्रॉपर मात्रा उसकी निर्धारित कर दी गई है। तो ऐसे संसाधन जो है वो विकसित संसाधन में आते हैं। नेक्स्ट हम आएंगे इसी प्रकार पे विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों पर ही, उसमें नेक्स्ट आता है भंडारण। नंबर 3 पे भंडार।
पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करा सकते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में ये पहुंच से बाहर हैं। ये हमारी पृथ्वी पे मौजूद हैं, किसी देश में मौजूद हैं, लेकिन सही प्रौद्योगिकी के अभाव से, सही तकनीक के अभाव से इन संसाधनों का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। ये अभी तक हमारे लिए पदार्थ हैं, इनको अभी तक हमने संसाधनों में नहीं बदला है। उदाहरण के लिए जल 2 ज्वलनशील गैसों का यौगिक है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, पर ऐसा करने के लिए हमारे पास ना तो तकनीक है, ना ही तकनीकी ज्ञान है। जल को हम का रासायनिक सूत्र है H2O, मतलब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो हाइड्रोजन जो है एक ज्वलनशील जो पदार्थ है, गैस है, तो इसका प्रयोग जो है वो ऊर्जा के रूप में भी, मुख्य स्रोत के रूप में किया जा सकता है, लेकिन अभी इसको, इस हाइड्रोजन को ऊर्जा के रूप में बदलने के लिए हमारे पास ना तो सही तकनीक है, ना कोई प्रौद्योगिकी है, तो इसलिए ये संसाधन जो है इसका भंडार है, लेकिन अभी इसका प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है संचित कोश, नंबर 4 पे संचित। ये भंडार का ही हिस्सा है, ये भी भंडार की तरह ही है। तकनीक द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, मतलब तकनीक का प्रयोग, अभी ये पदार्थ ही है, इन्हें संसाधनों में बदला जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। इनका प्रयोग भविष्य में आवश्यकता पूरी करने के लिए किया जा सकता है। मतलब इनको संचित करके रखा है, इकट्ठा करके रखा है, भविष्य में आने वाली हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनको प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा संसाधन और संसाधनों के प्रकार के बारे में। तो कल नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, जिसमें हम संसाधनों के नियोजन और संसाधनों के विकास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।